हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 19 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। द शांति स्वरूप भटनागर प्राइज इज अनाउंस्ड बाय विच इंस्टीट्यूट। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की घोषणा किस संस्थान द्वारा की जाती है? ऑप्शन है हमारे पास IIT, ISC, CSIR या फिर IISER। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूँ कि आप में से कई स्टूडेंट्स को इसका आंसर मालूम भी होगा, तो आप जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर दीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which Indian site has recently been included in the UNESCO World Heritage Site list? हाल ही में किस भारतीय स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है, शांति निकेतन। आपको जाना चाहिए शांति निकेतन, जिससे रविन्द्रनाथ टैगोर जुड़े रहे। ये एक यूनिवर्सिटी टाउन है वेस्ट बंगाल के बिरभूम डिस्ट्रिक्ट में। इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। ऐसी अनाउंसमेंट वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने अपने 45th सेशन के दौरान की, जो कि रियाद, सऊदी अरब में हुआ है। आपको बता दें, इससे पहले एक क्वेश्चन बना था 1-2 साल पहले के एग्ज़ाम में, तब भी किसी साइट को इंक्लूड किया गया था। तब ये पूछा था कि किस जगह ये मीटिंग हुई जहाँ पर इस साइट को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया। तो याद रखिएगा, ये जो मीटिंग है ये रियाद, सऊदी अरब में हुई है। इस मीटिंग के दौरान शांति निकेतन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। आपको जानना चाहिए शांति निकेतन इस तरह से अब भारत की 41st यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई है भारत की ओर से, और तीसरी वेस्ट बंगाल से, क्योंकि वेस्ट बंगाल में इससे पहले सुंदरबन नेशनल पार्क और दार्जिलिंग माउंटेन रेलवेज ये ऑलरेडी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है। लास्ट ईयर वेस्ट बंगाल की दुर्गा पूजा, इसे यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किया गया था। आपको जानना चाहिए कि शांति निकेतन की स्थापना 1901 में महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। उसके बाद फिर इसके एक्सपेंशन का काम रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया। और इसी शांति निकेतन में विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी है। इसकी स्थापना 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। आपको बता दें, विश्व भारती इकलौती सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वेस्ट बंगाल में और इसके चांसलर हैं प्राइम मिनिस्टर। आपको बता दें कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस यूनिवर्सिटी के चांसलर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और उसमें ऑप्शन विश्व भारती था और वो बिल्कुल सही आंसर था। ये SSC में शायद पूछा गया था। आपको जानना चाहिए इस तरह से अब भारत जो है 6th लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं पूरे वर्ल्ड में, भारत के अंदर। ठीक है, 6th लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। इनमें से 33 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं और एक है जो मिक्स टाइप है, इसका नाम है कंचनजंगा नेशनल पार्क। आपको जानना चाहिए सबसे पहली जो साइट्स थी जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भारत की ओर से इंस्क्राइब की गई, ये अजंता केव्स, एलोरा केव्स, आगरा फोर्ट एंड ताजमहल थी। 1983 में किया गया था इन्हें। यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर वॉज इनोग्रेटेड इन विच स्टेट और UT।
यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है दिल्ली। आपको जाना चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि इसके फेज 1 का उद्घाटन द्वारका न्यू दिल्ली में किया है। आपको बता दें ये एक मैग्निफिसेंट कन्वेंशन सेंटर, मल्टीपल एग्जीबिशन हॉल्स और इसमें कई सारी अदर फैसिलिटीज़ भी शामिल हैं। इसका जो टोटल प्रोजेक्ट एरिया है ये 8.9 लाख स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का है और टोटल बिल्टअप एरिया 1.8 लाख स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का है। और आपको बता दें जो यशोभूमि है ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट MIC यानी कि मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशन फैसिलिटीज़ में से एक है। इसको डेवलप किया गया है 5400 करोड़ रुपए में। साथ ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के एक्सटेंशन को भी इनॉग्रेट किया है। ये द्वारका सेक्टर 21 से अब जो नया मेट्रो स्टेशन बना है यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक जाएगी। व्हेन इज द वर्ल्ड बैम्बू डे सेलिब्रेटेड? विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है 18 सितंबर। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड बैम्बू डे ये 18 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। साल 2009 की बात है जब 8th वर्ल्ड बैम्बू कांग्रेस जो कि बैंकॉक में हुई। इस दौरान वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन ने ऑफिशियली 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे घोषित किया। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स एंटवर्प बेल्जियम में है। और क्या आप जानते हैं मिजोरम को बैम्बू क्वीन ऑफ इंडिया कहते हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए बैम्बू एक टाइप का ग्रास है। ये भी एग्जाम में कई बार ऑप्शंस में पूछ लिया जाता है क्या है बैम्बू। तो एक टाइप का ग्रास है जो कि पोसियर ग्रास फैमिली से बिलोंग करता है। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च द स्किल्स ऑन व्हील्स इनिशिएटिव इन पार्टनरशिप विद NHTC एंड विच बैंक? केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NHTC और किस बैंक के साथ साझेदारी में स्किल्स ऑन व्हील्स पहल शुरू की? सही आंसर ऑप्शन डी है इंडसइंड बैंक। आपको जानना चाहिए यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप धर्मेंद्र प्रधान और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इन्होंने NHTC एंड इंडसइंड बैंक के साथ मिलकर स्किल्स ऑन व्हील्स इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। इसके तहत 5 साल के पीरियड के लिए 60,000 यूथ को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी जो कि रूरल हाउस होल्ड से हैं। ठीक है, उनको स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उनकी जो लाइवलीहुड है वो इम्प्रूव हो सके। तो इस योजना के तहत एक कस्टमाइज बस जो है पूरे देश भर में घूमेगी, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में। और काफ़ी जो है इसमें टूल्स इक्विप्ड होंगे, कंप्यूटर्स लगे होंगे कई सारे। और जहाँ जहाँ भी ये घूमेगी वहाँ पर बच्चों को जो है स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, मतलब बस घूमेगी, बस के अंदर ही पूरी फैसिलिटी है, एक तरह की लैब बना दी है। विद न्यू निपा वायरस केसेस डिटेक्टेड इन द कंट्री, इंडिया हैज sought हेल्प फ्रॉम विच कंट्री फॉर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डोजेज टू कॉम्बैट इट? देश में निपा वायरस के नए मामले सामने आने के बाद भारत ने इससे निपटने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी खुराक के लिए किस देश से मदद मांगी है? सही आंसर ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। आपको जानना चाहिए कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया से अब हेल्प मांगी है और ऑस्ट्रेलिया से ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डोजेस चाहता है ताकि निपा वायरस से जो है निपट सके। आपको बता दें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ये ऑस्ट्रेलिया में हैंड्रा वायरस के लिए यूज़ की जाती है जो कि एक बैट बॉर्न वायरस है जो इसमें कि काफ़ी हाईली फैटल इन्फेक्शन है जो हॉर्सेस एंड ह्यूमंस में होता है। आपको बता दें जो निपा वायरस में मोर्टेलिटी रेट है यानी कि जो मरने की क्षमता है वो 40 से 70% तक की प्रोबेबिलिटी आप इसमें कह सकते हैं, जबकि कोविड में तो 2 to 3% थी। आपको बता दें केरल में अब 4th आउटब्रेक हुआ है इस डेडली निपा वायरस का। निपा वायरस की अगर हम थोड़ा बेसिक जाने तो एक जूनोटिक वायरस है यानी कि ऐसा वायरस जो एनिमल से ह्यूमंस में हो सकता है। फ्रूट बैट्स और पिग्स इस वायरस के होस्ट होते हैं और काफ़ी सीरियस इलनेस हो सकती है एनिमल्स में भी ह्यूमंस में भी। आपको बता दें ये जो निपा वायरस है सबसे पहले मलेशिया में इसका केस रिपोर्ट किया गया था 1998 में। और जैसे ही ये निपा वायरस होता है तुरंत फ्लू लाइक सिम्टम्स हो जाते हैं जैसे फीवर, हेडेक, रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज़, कन्वल्सन्स, कफिंग एंड वोमिटिंग। आपको बता दें अभी तक कोई भी क्योर या फिर वैक्सीन निपा वायरस के लिए नहीं बनी है। After how many years of service in Mumbai did the iconic non-air conditioned double-decker best buses officially retire? मुंबई में कितने वर्षों की सेवा के बाद प्रतिष्ठित गैर वातानुकूलित डबल डेकर बेस्ट बसें आधिकारिक तौर पर सेवानिवृत्त हो गई?
सही आंसर ऑप्शन डी है 86। तो आप सभी जानते होंगे कि 86 साल बाद जो मुंबई में आइकॉनिक नॉन एयर कंडीशनड डबल डेकर बेस्ट बसेस चलती थी वो अब रिटायर हो चुकी हैं, अब ये सर्विस में नहीं ली जाएंगी। आपको बता दें जो फर्स्ट नॉन एसी डबल डेकर बस है वो मुंबई के रोड्स पर इंट्रोड्यूस की गई थी साल 1987 में, है ना। और जो बेस्ट बस सर्विस है ये जुलाई 1926 में लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो जो सिंपल बेस्ट बस सर्विसेज हैं उनके लगभग 11 साल बाद 1937 में फर्स्ट नॉन एसी डबल डेकर्स बसेज चलाई गई मुंबई में। The RBI has imposed a monetary penalty of what amount on लाल बाग कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वडोदरा गुजरात। आरबीआई ने लाल बाग सहकारी बैंक लिमिटेड वडोदरा गुजरात पर कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? सही आंसर ऑप्शन सी है 5 लाख रुपीज़। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5 लाख रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है लाल बाग कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वडोदरा गुजरात पर फॉर नॉन कंप्लायंस विद द डायरेक्शंस इशूड बाय आरबीआई ऑन प्लेसमेंट ऑफ डिपॉजिट्स विद अदर बैंक्स बाय प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्शंस 2016। साथ ही आरबीआई ने 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है हरीश नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड हरीश गुजरात पर। आरबीआई ने 1 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है नेशनल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र पर। रीज़न आप इन दोनों के पढ़ सकते हैं। आरबीआई ने 20 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है धनी लोन्स एंड सर्विसेज लिमिटेड पर फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्शंस 2016। आरबीआई ने 1.55 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है नीडो होम फाइनेंस लिमिटेड पर फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी डायरेक्शंस 2021। आरबीआई ने 3.5 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है कोऑपरेटिव बैंक ऑफ महसाना लिमिटेड महसाना गुजरात पर फॉर नॉन कंप्लायंस विद द डायरेक्शंस इशूड बाय आरबीआई ऑन लोन्स एंड एडवांसेस टू डायरेक्टर्स। देखिए एक एस्पिरेंट का यहाँ पर कुछ क्वेरी थी, वो पूछना चाहते हैं कि काफ़ी सारे जीआई टैक्स पेनल्टी ऑन बैंक लाइसेंस कैंसल्ड ये सब इतने सारे हो गए हैं, इनको कैसे याद रखा जाए। ठीक है, और ओबिचुरीज भी। देखिए मैं आपको बता दूँ, बात तो आपकी जेन्युइन है, कई सारे हो जाते हैं तो याद कैसे रखा जाए। अब देखिए जीआई टैग को आप अलग रखिए, ओबिचुरी को अलग रखिए। सबसे पहले अगर हम पेनल्टी वाली बात करें, बैंक्स पर जो पेनल्टी लगती है, अब देखिए वैसे तो आपको पढ़नी ही है, ठीक है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपका पेपर 19 सितंबर को है, तो आप क्या कीजिए 19 अगस्त से 19 सितंबर के बीच में यदि कोई इस तरह की न्यूज़ है जो बैंक पर पेनल्टी लगाई है, केवल उतने पढ़ लीजिए, उतना इनफ है। 1 से 1.5 महीने का आप पढ़िए, केवल ये नहीं कि आप अप्रैल से लेकर अब तक के पढ़ रहे हैं, तो एक बहुत मोटी पीडीएफ बन जाएगी उन्हीं उन्हीं की पेनल्टीज़ की। तो केवल आप 1 महीने के दायरे का जो भी इस तरह के करंट अफेयर है उनको पढ़िए। ठीक है, अब अगर ये भी नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप ये मत पढ़िए कितने अमाउंट का लगाया, आप ये पढ़िए कि जिस बैंक पर लगाया है वो कहाँ स्थित है। मतलब और अगर आप उसको ईज करना चाहते हैं, जैसे लाल बाग कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर लगाया है तो पूछ सकता है कि कहाँ पर स्थित है, तो वडोदरा गुजरात पर, क्योंकि इससे पहले जब बैंक ने एक बार पूछा था, शायद आईपीपीएस के में ही आया था ये, तो जगह ही पूछी थी कि किस जगह है ये बैंक जिस पर इतनी पेनल्टी लगाई है। ठीक है, रीज़न आपको नहीं पढ़ना है, ये रीज़न तो मुझको देना पड़ता है ना आपको, क्योंकि कंटेंट प्रोवाइड कराना है मुझे, तो इसलिए रीज़न साथ में लिखना पड़ता है कि क्यों लगाई है। ठीक है, 2 तरीके मैंने बता दिए। अब और अगर आप ईज़ करना चाहते हैं तो इसमें जो इस तरह के जो ये कोऑपरेटिव बैंक्स पर जुर्माना लगता है ना, ये आप इनको स्किप कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, जो इस तरह की ये होते हैं ना, जैसे लास्ट में देखिए धनी लोन्स एंड सर्विस लिमिटेड पर लगा दिया, या फिर आप ये नीडो होम फाइनेंस लिमिटेड पर जुर्माना लगा दिया, तो इनकी राशि भी याद रखें और इनके नाम तो आपको याद ही हैं। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। इस तरह वाले जो फाइन लगते हैं ना, ये महत्वपूर्ण होते हैं, ये जो कोऑपरेटिव बैंक पर तो लगते ही रहते हैं, तो इनको ना पढ़ें आप, इनको स्किप कर सकते हैं, लेकिन 1-1.5 महीने के पढ़ के ज़रूर जाने आपको, क्योंकि कुछ भी सर्टेन नहीं है कि कुछ आएगा या नहीं आएगा, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मैंने 3-4 तरीके आपको बता दिए कि किस तरह से आप लेवल बाय लेवल आप उसको अपना आसान कर सकते हैं। ठीक है, बात अगर मैं आपके जीआई टैग की करूँ, तो जीआई टैग देखो आपको पढ़ना पड़ेगा। आप कैसे भी करोगे, स्टेट की लिस्ट बना लो, जो अगर आप इससे नहीं ज़्यादा पढ़ा जा रहा है तो आप 2 महीने के पढ़ लो, 3 महीने के पढ़ लो, जरूरी नहीं है कि 6 महीने के पढ़ते हैं, है ना। अब बैंक में तो लेटेस्ट पूछे जाते हैं, तो आप 2 महीने के पढ़ लीजिए, 1.5 महीने के पढ़ लीजिए, पर पढ़ने आपको पड़ेंगे, क्योंकि यही डिफरेंस करेगा आपके और जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। क्योंकि बाद में हम ये देखते हैं कि सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, हम तो पढ़ के गए थे, लेकिन ये चीज़ें छूट जाती हैं हमसे, है ना। ये जो मन है ना कि कैसे पढ़ें, याद नहीं हो रहे हैं, बस इसी को ही मनाना है। जब आप इस चीज़ को कनकर कर लेंगे ना कि हाँ मैं पढ़ लूँगा,
तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, यही तो डिफरेंस रह जाता है सिलेक्ट बच्चों में और जो नहीं सिलेक्ट हुए। अब जैसे पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं उसमें नहीं है ऐसा कि 1-2 महीने की पूछेंगे जीआई टैग, वो पिछले साल का ही पूछ लेते हैं। ठीक है, वहाँ पर अनसर्टेन है, लेकिन बैंक में तो सर्टेन ही रहता है। एसएससी वाले तो 2020 का भी पूछ लेंगे 2023 में। ठीक है, तो बैंक वालों के लिए तो ये चीज़ें आसान है। ओबिचुरी आपको ओबिचुरीज जो है ये आपको सब पढ़नी पड़ेंगी पिछले 4-5 महीनों की, कुछ भी पूछ सकते हैं। और रीज करना है तो पिछले 3 महीनों की पढ़ लो, पर पढ़ना आपको जरूर पड़ेगा। ठीक है, जो बैंक पेनल्टी वाली है वो मैं समझ सकता हूँ, उसमें आप थोड़ी सी ढील दे सकते हैं, है ना। जो मैंने आपको बताया 2-3 तरीके से आप पढ़ सकते हैं। तो आई होप ये, मैं चाहता तो यहीं पर कमेंट कर देता इन एस्पिरेंट का, पर मैंने सोचा क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनको ये डाउट रहता है, तो आई होप उनको मदद मिलेगी। India has signed an agreement to train Indian seafarers in polar and Arctic waters with which country? भारत ने किस देश के साथ ध्रुवीय और आर्कटिक जल में भारतीय नाविकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है रशिया। आपको जानना चाहिए भारत और रशिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत पोलर एंड आर्कटिक वाटर्स में जो इंडियन सीफेयरर्स हैं उनको ट्रेन किया जाएगा रशिया के द्वारा। और ये डिसीजन कहाँ पर लिया गया है? हाल ही में रशियन पैसिफिक पोर्ट सिटी जो व्लादिवोस्तोक है, यहाँ पर भारत और रशिया के बीच बातचीत हुई है। साथ ही इस बारे में बातचीत हुई कि एक नया ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हमें यूज़ करना चाहिए नदर्न सी रूट के थ्रू, यानी कि जो व्लादिवोस्तोक और चेन्नई रूट है इसके थ्रू। इन विच स्टेट हैज़ द नमो 11 पॉइंट प्रोग्राम बीन स्टार्टेड? नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है महाराष्ट्र। आपको जानना चाहिए महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के 73rd बर्थडे के दौरान नमो 11 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च किया है जो कि पूरे राज्य भर में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इसमें 11 स्कीम्स हैं, सब में नमो लगाया आगे, बाकी इतनी ये नहीं है कि बहुत अलग अलग नाम से स्कीम है। ठीक है, 11 नमो लगाए और आगे फिर सिंपल सी स्कीम है। अलग अलग सेक्शंस जो हैं, अलग अलग सोसाइटी उनके लिए लॉन्च की गई है। ठीक है, तो यो नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि 11 स्कीम कौन सी है, इसलिए मैंने यहाँ पर दी भी नहीं है। केवल आप याद रखिएगा नमो 11 पॉइंट प्रोग्राम। साथ ही ये भी कहा है सरकार ने कि जो 73 सेक्रेट एंड हिस्टोरिकल रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको भी अपग्रेड किया जाएगा थ्रू नमो पिलग्रिमेज एंड कैटफोर्ड प्रोटेक्शन कैंपेन के थ्रू। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड ई भूमि पोर्टल? किस राज्य सरकार ने ई भूमि पोर्टल लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन बी है हरियाणा। देखिए, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने ई भूमि पोर्टल लॉन्च किया है जिसके तहत राज्य में जो लैंड परचेस करना रहेगा सरकार के द्वारा, सरकार से संबंधित कोई प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए लैंड लेनी है और उसके लिए फिर जो लैंड ओनर हैं उनकी कंसेंट भी चाहिए, तो वो जो पूरा प्रोसेस है वो काफ़ी सिंपल हो जाएगा। साथ ही मिस्टर खट्टर ने एक और पोर्टल लॉन्च किया है, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना का पोर्टल, जिसके तहत जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है EWS उनको हाउस प्रोवाइड कराए जाएंगे। वो अपना अप्लाई कर सकते हैं इजीली, जिनकी भी एनुअल इनकम 1.8 लाख या इससे कम की है, जिनके पास घर नहीं है वो अप्लाई कर सकते हैं। विच स्टेट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना? किस राज्य ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन ए है उड़ीसा। आपको जाना चाहिए उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, इन्होंने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना को लॉन्च किया है। इस स्कीम के तहत जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं 15 से 19 साल के बीच की, उनको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही जो प्रेग्नेंट वीमेन हैं, जो एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं, उनको एडिशनल ड्राई फ्रूट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अब आप ये याद रखिए, जो हम स्टेट की न्यूज़ पढ़ रहे हैं ना, अब इसमें हर बार मैं चीफ मिनिस्टर, कैपिटल, गवर्नर ये नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि वो फिर PDF में काफ़ी लंबा हो जाता है। ये तो आपके लिए एक मैंडेटरी है, कोई एग्ज़ाम हो उससे पहले एक बार आप सभी चीफ मिनिस्टर और गवर्नर देख लें। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बहुत मुश्किल से मिलेगी। ठीक है, सिंपल आप गूगल कीजिए, वहाँ पर रहता ही है। विकीपीडिया में जो है अपडेट नहीं रहते कभी कभी। ठीक है, तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, कहीं पर भी देख सकते हैं, ब्लॉग्स में देख सकते हैं, लिखे रहते हैं, तो वो आप ज़रूर देख के जाएं। मैं ऐसा नहीं है कि नहीं प्रोवाइड कराएंगे, कराते रहेंगे। जैसे अब उड़ीसा तो बार बार आता रहता है। ठीक है, अब ये नहीं कि हर बार ही गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, कैपिटल ये डालेंगे, कभी कभी प्रोवाइड करा दिया। साथ ही इन्होंने पद पुष्टि योजना इसको भी लॉन्च किया है, जिसके तहत जो चिल्ड्रन है रिमोट एंड ट्राइबल एरियाज में उनको हाई क्वालिटी कुक्ड फूड प्रोवाइड किया जाएगा। विच इंडियन फैशन डिजाइनर रिसीव्ड द फ्रेंच गवर्नमेंट्स नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स ऑनर? किस भारतीय फैशन डिजाइनर को फ्रांसीसी सरकार का नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान मिला है? सही आंसर ऑप्शन सी राहुल मिश्रा।
आपको जाना चाहिए इंडियन फैशन डिज़ाइनर हैं राहुल मिश्रा। इन्हें फ्रेंच गवर्नमेंट का नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स ऑनर दिया गया है। ये किस लिए दिया गया है? क्योंकि इनकी जो कंट्रीब्यूशन है टू द रियल्स ऑफ आर्ट कल्चर एंड लिटरेचर एज वेल एज हिज रोल इन प्रमोटिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ द आर्ट्स ग्लोबली, इसके लिए दिया गया है। अब ये जैसे क्वेश्चन है, ये केवल इतना ही आपको पढ़ना है कि राहुल मिश्रा इन्हें नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर अवार्ड दिया गया है, किसका? फ्रांस के द्वारा। ठीक है, बस आपको पता है फैशन डिज़ाइनर हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि डिज़ाइनिंग वगैरह में या फिर कुछ आर्ट्स वगैरह के लिए इनको दिया गया होगा। अब हमें तो देना है ना कि कंटेंट है, इसलिए हमें लिखना है इसके बारे में थोड़ा, ताकि उसकी जो एक पृष्ठभूमि है वो बन सके। आपको केवल वन लाइनर टाइप का पढ़ना है इसमें, और जहाँ पर डिटेल पढ़नी है वो जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था आपके लिए, शांति निकेतन को दिया गया, उसकी डिटेल आपको पढ़नी, क्योंकि वहाँ से स्ट्रेटेजी की भी बन सकती है। और कुछ इस तरह क्वेश्चन होते हैं, ये आपको केवल वन लाइनर पढ़ना होता है। अब जैसे ये विश्व फॉर्मूला वन रेसर वॉन सिंगापुर जीपी 2023, ये वन लाइनर है। किस फॉर्मूला वन रेसर ने सिंगापुर जीपी 2023 जीती है? सही आंसर ऑप्शन डी है, कार्लोस सेंस जूनियर। तो देखिए कार्लोस सेंस जूनियर इन्होंने सिंगापुर ग्रां प्री जीती है। आपको बता दें स्पेनिश रेसिंग ड्राइवर हैं जो कि फॉर्मूला वन में स्कूडेरिया फरारी के लिए ड्राइव करते हैं। हाउ मैनी परफॉर्मिंग आर्टिस्ट रिसीव द संगीत नाटक एकेडमी अमृत अवार्ड्स? कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्राप्त हुआ? राइट आंसर इज ऑप्शन सी 84। आपको जाना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ इन्होंने संगीत नाटक अकेडमी अमृत अवार्ड्स दिए हैं 84 परफॉर्मिंग आर्टिस्ट को न्यू दिल्ली में। द स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड्स वर गिवन टू आर्टिस्ट अबव द एज ऑफ 75 फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया हु हैव नॉट बीन बेस्टेड एनी नेशनल ऑनर येट। तो 75 साल से ऊपर के जो भी आर्टिस्ट हैं जिन्हें अब तक कोई नेशनल ऑनर नहीं दिया गया है, उनको सम्मानित किया गया है। इसमें 1 लाख रुपीज़ दिए जाते हैं, ताम्रपत्र दिया जाता है और अंग वस्त्र दिया जाता है। आपको बता दें संगीत नाटक एकेडमी अमृत अवार्ड्स इज अ नेशनल ऑनर बेस्टोड ऑन परफॉर्मिंग आर्टिस्ट एज वेल एज टीचर्स एंड स्कॉलर्स इन द फील्ड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पीएम विश्वकर्मा स्कीम इज नॉट करेक्ट? पीएम विश्वकर्मा योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन पढ़ लेते हैं कौन कौन से हैं। Fully funded by union government with an outlay of 13,000 crore rupees. Initially, 18 traditional trades will be covered. The minimum age of the beneficiary should be 20 years on the date of registration. A person in government service and their family members shall not be eligible under the scheme. तो कौन सा कथन सही नहीं है? जो सी कथन है वो सही नहीं है, सी स्टेटमेंट। The minimum age of the beneficiary should be 20 years on the date of registration. ठीक है, तो ये सही नहीं है। अब जानते हैं इस स्कीम के बारे में। क्यों सही नहीं है? ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर 20 ईयर्स के बदले 18 ईयर्स आएगा। जो मिनिमम एज है ये 18 ईयर्स है। देखिए पीएम विश्वकर्मा स्कीम ये फुली फंडेड है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा और 13,000 करोड़ रुपए इसका जो है बजट रखा गया है, यानी कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड नहीं है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ये फुली फंडेड है ना यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। अगर स्टेट गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन है तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती। इस स्कीम के तहत जो भी बेनिफिशरीज हैं वो पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना रजिस्टर करा सकते हैं। बायोमेट्रिक बेस्ड ये पोर्टल है। इस स्कीम के तहत जो भी रूरल एंड अर्बन एरियाज़ में जो भी आर्टिशंस हैं, क्राफ्ट पीपल्स हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। वो लोन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इनिशियली 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स को इसमें शामिल किया गया है। 18 ट्रेड्स से संबंधित जो भी हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर में 5 लाख फैमिलीज इसमें कवर्ड की जाएंगी और ओवरऑल अगले 5 सालों में 2028 तक 30 लाख फैमिलीज़ को इसमें कवर किया जाएगा। अब इसमें ये याद रखिएगा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो आपके बनते हैं ये रूरल एंड अर्बन एरियाज़ दोनों में जो भी आर्टिशंस हैं उनके लिए है। ऐसा नहीं है केवल रूरल के लिए है और ऐसा भी नहीं है कि केवल अर्बन के लिए है। अब इसमें जो बेनिफिशरीज हैं उनको टूल किट इंसेंटिव दिया जाएगा 15,000 रुपये का, कोलेट्रल फ्री है ना, कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, कोलेटरल फ्री क्रेडिट दिया जाएगा, यानी कि लोन दिया जाएगा 1 लाख रुपए तक का पहली बार फर्स्ट ट्रांच में, और फिर 2 लाख रुपए का भी दिया जाएगा, यानी कि टोटल 3 लाख रुपीज़ का लोन वो ले सकते हैं। और इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा? 5% का। और जो मिनिमम एज है इसमें 18 ईयर्स हो सकती है, अपर एज लिमिट नहीं है। यहाँ पर गवर्नमेंट 8% सब्सिडी भी देगा लोन्स पर इन आर्टिशंस को। ठीक है, तो ये सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। टोरकम बॉर्डर इज बिटवीन विच 2 कंट्रीज, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड मिशन इंटेंसिफाइड इंद्रधनुष 5.0, पंजाब।
who is the new number 1 in the Rolex Women's World Golf Rankings 2023, China's Roning Shin. Which department has been conferred the prestigious first Rajbhasha Kirti Puruskar 2022-23, Department of Pension and Pensioners Welfare? Which agency hosted Vaishali Festival of Democracy on 15 September at Nalanda University, Bihar? Indian Council for Cultural Relations. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इन इंडिया? वेयर इज भोजताल फॉर्मरली नोन एज अपर लेक सिचुएटेड? हाउ मेनी कंट्रीज डज द G77 multilateral grouping include? Which article of the Constitution says that there shall be a President of India and that the executive power of the Union shall be vested in the President? The present circular Parliament building, designed by Sir Herbert Baker and Sir Edwin Lutyens, was inaugurated in which year? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य से बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आपके लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।